कोशिका पढ़ा रहे थे ना, कोशिका उसने बताए थे सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है केंद्रक। इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को हम बाहर निकाले थे, तो उस दिन पढ़ाए थे ठीक है। डीएनए बता दिए थे, डीएनए ठीक है। इस डीएनए के ये जो बिचला वाला पार्ट होता था इसको क्या कहते थे? तो इसको इसको जीन कहते हैं। जीन की खोज कौन किया था? जोहानसन ने किया था। जोहानसन कब किया था? तो 1909 में किया था। ठीक है। इस जीन में ये जो है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। इसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये सब पढ़ाए थे कल, उस दिन हम पिछले वाली क्लास में डीएनए पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे, जीन के बारे में बताए थे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताए थे, डीएनए के बारे में बताए थे, ये भी बताए थे। डीएनए कैसा होता है? तो डबल हेलिक्स होता है, यानी दो द्विसंरचनीय होता है। ठीक है। वाटसन एवं क्रिक क्या दिया था? डीएनए संरचना कौन दिया था? वाटसन एवं क्रिक। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान दिया था। ठीक है। तो हम ये डीएनए पता चुके थे। आज पढ़ना है हमको क्या? आज पढ़ना है आरएनए के बारे में। ठीक है। और डीएनए किसका मिलकर बना होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, क्योंकि एक ही जीन में कई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। और डीएनए में कितना बहुत जीन पाया जाएगा? एक डीएनए में बहुत जीन। जब ये जीन सिकुड़ता है तो क्या निर्माण करता है? डीएनए। ये डीएनए कहां से पाया जाता है? क्रोमोसोम से निकाला जाता है। ठीक है ना? ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए लिख कर डैश दीजिएगा। आरएनए देखो, आरएनए आरएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। ये जो डीएनए आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड में ही चार चीज पाया जाएगा। पाया जाता है एडेनिन, उसके बाद यूरेसिन, उसके बाद ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन,
एडेनिन, यूरेसिन, गुआनिन और साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? इसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, यूरेसिन, गुआनिन और साइटोसिन। आरएनए कैसा हेलिक्स होता है? तो ये होता है सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। और जब इस आरएनए में यूरेसिन के जगह पर थाइमीन मिलाया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लिखिएगा आप लोग, पहले तो आरएनए का लिख लीजिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होता है। संरचना सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होता है। लिखिए इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। पहला पे लिखना है एडेनिन, पहला पे एडेनिन, दूसरा पर यूरेसिन, एडेनिन, यूरेसिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, यूरेसिन, गुआनिन, साइटोसिन लिख लिए चारों। एडेनिन, यूरेसिन, गुआनिन और साइटोसिन। वहां पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके अगर यूरेसिन के जगह पर थाइमीन मिलाया जाता है, अगर यूरेसिन के जगह पर थाइमीन मिलाया जाता है तो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। आरएनए डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये डीएनए बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो जैसे डीएनए का दो टाइप देखे थे, एक टाइप क्या देखे थे? फॉस्फेट देखे थे, और एक टाइप देखे थे कौन सी? न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे। न्यूक्लियोटाइड्स में भी दो था, नाइट्रोजन बेस था और एक था क्या था? शुगर बेस था। लेकिन आरएनए में केवल ये 3 टाइप होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसका काम क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो लिखिए आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए कितने टाइप का होता है? देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए, उसमें लिखिएगा पहला टाइप में होता है एमआरएनए, एमआरएनए। सेकेंड में होगा टीआरएनए, स्मॉल टी, आरएनए कैपिटल। उसके बाद होता है आरआरएनए, ये भी स्मॉल, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? एमआरएनए का कार्य क्या है, आरआरएनए का कार्य क्या है और टीआरएनए का कार्य क्या है? देखो कोई भी चीज में, जैसे उस दिन बताए थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो इसका ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसमें किसी इम्यूनो एसिड की जरूरत होता है, 20 का होता है ना। तो 10 हमारे शरीर में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उस एमिनो एसिड को कोई जरूरत नहीं है, जिसको अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। और 10 जो हम खाना वगैरह से जो लेते हैं उसको आवश्यक
एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अनावश्यक और आवश्यक। तो आवश्यक जो हमको बाहर से चाहिए उसका पहचान कौन करता है, mRNA करता है। और ये पहचान करेगा, किसके पास ट्रांसफर कर देगा, उस एमिनो एसिड को कौन रिसीव कर लेगा, आरआरएनए। इसका मेन काम यही है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा mRNA, लिख करके डैश दीजिए। mRNA देखिए, इसको लिखिए इसका जो होता है इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको। देखिए mRNA का मुख्य कार्य, mRNA मुख्य कार्य, mRNA का मुख्य कार्य प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना है। आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना है। आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा टीआरएनए में, टीआरएनए लिख कर डाल दीजिए, सॉरी टी हाँ नहीं ट्रांसफर, हाँ टीआरएनए लिख के डाल दीजिए। इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो ये आरएनए का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आरएनए में, आरएनए का जिस टीआरएनए 80% भाग होता है, टोटल आरएनए का टीआरएनए 80% भाग होता है। तो इसका काम क्या है यह सबसे नहीं 80% ये नहीं होगा, 80 ये होगा, उल्टा हो गया। 80% आरएनए होता है, ये सबसे छोटा होता है। लिखिएगा टीआरएनए आरएनए का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। लिखना इसका मुख्य कार्य एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को आरआरएनए तक पहुंचाना होता है। क्या होता है इसका मुख्य कार्य, तो एमिनो एसिड को, जिसे मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उसको पहचानता है और टीआरएनए उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, आरआरएनए के पास। आरआरएनए क्या करता है, उससे रिसीव करता है उसको, उससे प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है, ठीक है। तो लिखिएगा आरआरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए, ठीक है। लिखिएगा यह आरएनए का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है, तो कितना बड़ा, तो टोटल आरएनए का कितना प्रतिशत, 80% होता है। टोटल आरएनए का 80% होता है। हो गया, ठीक है। एक ही और इसमें लिखिएगा आरआरएनए प्रोटीन
आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो या डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसका निर्माण कहाँ होगा दोनों का? तो ये केंद्रक में होगा। अगर मान ले जी पूछे एमआरएनए का निर्माण कहाँ होगा, तो इसका भी केंद्रक में होगा, टी का भी केंद्रक में होगा, इसका भी केंद्रक में होगा। ये कहाँ से निकाले? केंद्रक में एक सेल है, सेल के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में से एगो हम क्या निकालिए? क्रोमोसोम निकालिए। उस क्रोमोसोम को अगर उसको एक टेल को काट करके उसको खींचते हैं तो उसमें से डीएनए निकलता है। उस डीएनए कई जीन का मिलकर बना होता है, और उस एक जीन में कई न्यूक्लियोटाइड, कितना न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। उसके बीच की दूरी कितना होता है? तो एक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, लेकिन टोटल 10 के बीच 34 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। और उस डीएनए के एक साइड वाले को अगर हम हटा देते हैं तो जैसे डीएनए डबल हेलिक्स होता है वो बंद रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आरएनए वो खुला रहता है, वो सिंगल हेलिक्स होता है। उससे आरएनए का 3 टाइप, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम है 10 आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना, ठीक है। इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसके बाद ये कहाँ कर देगा ट्रांसफर? टी को कर देगा। और टी क्या करता है, ये किसको प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए को दे देता है, जिसको राइबोसोम आरएनए कहते हैं। ये आरएनए का सबसे बड़ा भाग होता है, इसका मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद ये होता है, ये देखेंगे जो हम डीएनए से आरएनए कैसे बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए कैसे बना सकते हैं, वो लिखिएगा। इसको मिटा दे। लगता है हाथ का एक समय कारण टूट गया, क्या मेरा है, लग रहा है हमको बहुत दर्द कर रहा है। एक बार ऐसी और हुआ था। देखो, अगर हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहते, लिखना है ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसको कहते हैं नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम डीएनए को डीएनए ही बनाते हैं या आरएनए को आरएनए ही बनाते हैं, में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स, और रिप्लिकेशन जो सेम चीज में, किसी भी चीज को अगर सेम चीज में परिवर्तित करते हैं तो उसको रिप्लिकेशन ही कहेंगे, ठीक है। देखिए, तो भारत में डीएनए से जांच संभव है तो आसान है, लेकिन आरएनए से जांच उतना आसान नहीं है। जिस कारण से होता क्या है, देखिए, तो भारत में क्या किया जाता है, अगर कोई भी वायरस का जांच करना हो तो वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। जितना भी सूक्ष्म चीज है, जितना भी सूक्ष्म चीज है उसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। तो देखो, तो भारत में आरएनए से टेस्ट करना, किसी भी चीज में आरएनए से जांच करना ना थोड़ा भिड़ा होता है। उसको आरएनए से हम क्या करते हैं? डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिसे कोरोना काल में एक टेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए में पॉलीमराज चेन रिएक्शन।
यही RT-PCR मांगता था। जैसे कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कोई कहीं आप जा रहे हैं, तो आपसे ये RT-PCR टेस्ट मांगा जाता था कि आपको कभी कोरोना हुआ है या फिर कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन, ये होता है। ठीक है, तो ये समझ गए डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन जब डीएनए से डीएनए, आरएनए से आरएनए, तो ये क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। अब ठीक है, तो आप यहाँ पर डीएनए देख लिए, आरएनए देख लिए, तो दोनों में अंतर क्या होता है वो यहाँ पर याद करना चाहे देखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है डीएनए के बारे में इनमें से कौन सही है, आरएनए के बारे में कौन सही है, दोनों में क्या समानता है क्या विषमता है। तो ये तो लिखिएगा डीएनए तथा आरएनए की तुलना। हाँ, हिंदी आपने याद करना कोई जरूरी नहीं है, जिसका हिंदी जरूरी होगा हम खुद लिखा देंगे। डीएनए तथा आरएनए की तुलना, डीएनए तथा आरएनए की तुलना, डीएनए तथा आरएनए की तुलना। एक तरफ डीएनए लिखिएगा और एक तरफ आरएनए लिखिएगा। डीएनए और आरएनए लिखिएगा। देखिए, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। देखियो, तो एक केंद्रक में भी होगा, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का पादप वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। लेकिन देखो जो ये आरएनए है ना, ये केंद्रक में और केंद्रिका, जैसे केंद्र का जो द्रव्य होता है उसमें भी पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में, ये केंद्र में भी पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एडेनिन, ये बताए हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें क्या होगा, एडेनिन, यूरेसिन, यूरासिन ना, यूरेसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लिखते चलना है। इसमें दोनों में अंतर देखो, यहाँ पर थाइमीन और यूरेसिन दोनों को अगर चेंज करते तो एक दूसरे में ये परिवर्तित हो जाता है। इसमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है डीएनए में, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स यानी दोहरी संरचना, दोहरी संरचना, एक होता है एकल संरचना, दोहरी संरचना और एकल संरचना। इसमें क्या होता है, आनुवंशिकी गुण का परिवहन करता है, ये होता है ना, आनुवंशिकी गुण का परिवहन, इसमें होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण।
इसमें प्रोटीन संश्लेषण, दोनों में यही अंतर है। बहुत सारा अंतर है, लेकिन जो इतना मेन फैक्ट याद रखना है तो काम चल जाएगा। हो गया। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इस तीनों में डीएनए पाया जाता है। इधर देखो, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। ये भी केंद्रक में पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिन पाया जाता है। डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों शुगर बेस्ड एसिड ही होता है। दोहरी संरचना, इसमें डबल हेलिक्स होता है, ये एकल संरचना सिंगल हेलिक्स होता है। आनुवंशिकी गुण का परिवहन, इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली दोनों डीएनए और आरएनए की तुलना किए तो दोनों में क्या समानता और क्या विषमता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। उसके बाद हमको पढ़ना है सेल विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के बारे में। तो सेल डिवीजन किसके कारण होता है? क्या पढ़ता है? साइटोसोम। साइटोसोम के कारण से सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, अब लिखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन में इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। लिखिए लिखिए कोशिका विभाजन के बारे में कोशिका विभाजन के बारे में 1855 में वर्चो नामक वैज्ञानिक ने कहा कि नवीन कोशिका का उदय, यानी निर्माण, नवीन कोशिका का निर्माण पहले से विद्यमान कोशिका से ही होता है। पहले से विद्यमान कोशिका से ही होता है। देखो, जैसे अगर सेल विभाजन हो रहा है किसी की भी शरीर में, चाहे किसी भी जीव जंतु के बॉडी में, तो जो पहले से उसमें जो कोशिका है ना, वही दो भागों में टूट करके नवीन कोशिका का उदय करता है, यानी निर्माण करता है। जैसे शरीर का ये सेल है, ठीक है, ये इसमें जब सेल डिवीजन होगा तो ये दो पार्टों में मान लेते हैं टूट गया। कोई ए कोशिका है, इससे कोई बी और सी कोशिका का निर्माण हो गया, तो इससे निर्माण हो रहा है, यानी कह सकते हैं इसको ही पैदा किया है। तो जिसको जो आदमी पैदा करता है वो क्या होता है? मदर होगा कि नहीं? तो ये मदर हुआ, ये दोनों हो गया क्या? डॉटर। ये नहीं जो बेटा बेटी कुछ पैदा कर सकता है, जो भी, वो तो हम बताएंगे तो कैसे बेटा और कैसे बेटी होता है। इसमें महिला का कोई योगदान नहीं है बेटा बेटी होने में, तो पुरुष की वजह से होता है, बताएंगे। देखो, तो ये मदर क्या है? ये मदर क्या है? सेल है। ये क्या है?
डॉटर सेल। देखो इसको ही पैदा किया, ए दूगो को, ए से दूगो बना, बी और सी, ये हो गया मदर, ये हो गया डॉटर। ऐसा इसको करने के लिए कहा कौन है? सेंट्रोसोम। कोशिका में जो सेंट्रोसोम पाया जाता है ये सेल डिवीजन के काम करता है। तो इसी के कहने पर नहीं किया है, तो इसी सेंट्रोसोम के तभी कोई कहा होगा जो आप ऐसा करवाइए इससे, तो वो होता है केंद्रक। कोशिका का केंद्रक, उसको क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन। तुम लिख रहा है, राह चलते आदमी पर तू कुछ कमेंट पास कर रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारा मन कह रहा है, ब्रेन कह रहा है, ठीक है ना? ये बात नहीं है जो दिल कह रहा है, दिल नहीं कहता है कुछ, सब माथा का खेल है, ठीक है? तो वो तो ब्रेन के हिसाब से तुम चलता है। तो इसी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो उसका ब्रेन होता है। इस सेंट्रोसोम को कहेगा जो फन्ना जगह शरीर जब पर घाव हो गया था वहां जगह खाली है, वहां पर सेल डिवीजन करके उसको भर दो। अब जब वो भर जाता है तो ये स्टॉप हो जाता है, और जब वो भरने के बाद भी स्टॉप नहीं होगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। सेल डिवीजन के कारण ही होता है। तो देखो, तो ये तो हो गया जो कोशिका विभाजन के बारे में। सबसे सर्वप्रथम वर्चो नामक साइंटिस्ट ने कहा था जो शरीर में जो नया कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से प्रेजेंट उस शरीर में प्राचीन कोशिका से ही होता है। जब एक कोशिका दो पार्ट में टूटता है तो जिससे टूटता है वो क्या हो गया? मदर। वो दूगों का निर्माण किया तो हो गया डॉटर सेल, ठीक है? तो इस बात को लिख देते हैं, समझ में आ रहा है? ये लिखिएगा, एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। हो गया? लिखो, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के कारण होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के कारण होता है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका के जगह पर सेल प्लेट पाया जाता है। परंतु पादप कोशिका में कोशिका के जगह पर सेल प्लेट पाया जाता है। नहीं, कोशिका नहीं, क्या है? सेंट्रोसोम के जगह पर क्या लिखा है? परंतु पादप कोशिका में सेंट्रोसोम के जगह पर सेल प्लेट पाया जाता है। देखिए, अब यहां पर जो कोशिका विभाजन से जो प्रमुख शरीर में क्या चेंज होगा? मान लो तुम्हारा हाथ कट गया, चाहे अंग का कोई निर्माण हो रहा है, जैसे कोई जो भ्रूण में, जैसे बच्चा जब गर्भ में है, जब शुरुआती अवस्था में होता है जाइगोट होता है, जाइगोट से भ्रूण होता है, तो वो क्या करता है? जैसे जैसे उसमें सेल डिवीजन होगा और नए नए शरीर के अंग का निर्माण करते जाएगा। जैसे तुम्हारा अंगुली में चोट लग गया, घाव हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है? वो घाव धीरे धीरे भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो घाव का दाग भी मिट जाता है। ये क्यों होता है? ये सेल डिवीजन के कारण होता है। यानी शरीर में वृद्धि होगा, शरीर के संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, अंगों का विकास हो जाएगा, इससे ना होगा, और लैंगिक अलैंगिक जनन हो जाएगा। सेल डिवीजन के कारण ही लड़का बनेगा, लड़की बनेगा,
नए बच्चे का निर्माण होता है, ये सब किसके कारण होता है? सेल डिवीजन के कारण ही होता है। तो ये सब होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, लिखिए कोशिका विभाजन सामान्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन सामान्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन सामान्य रूप से 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। पहला पे लिखिएगा, पहला पे लिखिए असूत्री विभाजन, दूसरा पे लिखिए समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और चौथा पे लिखिए अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है। इसको कहा जाता है एमिटोसिस, एमिटोसिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है मीटोसिस, इसको कहा जाता है मीसोसिस। ज्यादा नाम में अंतर नहीं है, यहीं पे कंफ्यूज होता है आदमी। असूत्रिता अमीटोसिस, समसूत्री मीटोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री में मीसोसिस, यहाँ पर मीटोसिस, यहाँ पर मीसोसिस, दुइये को याद रखना है। मीटोसिस समसूत्री, सम सम से मिले हम लोग, सेम सेम से मिले हम लोग, तब मीटोसिस। अर्धसूत्री आधे है, मिस मिस कर रहा है तुम, कोई भी चीज आधा अधूरा तुमको मिस कर रहा है, मिसोसिस। पूरा है तब मिस मीटोसिस, मीटोसिस। अब पूरों में न है असूत्री तो अमीटोसिस। ये 3 प्रकार है। तो इस तीनों प्रकार को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो असूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे इसमें एक सेल टूट करके 2 सेल का निर्माण करता है। तो फिर यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, उसको फिगर वाइज समझेंगे। ठीक है, 1 नंबर पे लिखिए, पहला पे असूत्री विभाजन लिखिए। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इसको क्या कहते हैं? एमिटोसिस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो ये मदर सेल होती है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद मदर डॉटर होते रहेगा। समझ में आया बायोलॉजी? इसमें कोई दिक्कत? साइंस ऐसे भिरा लगता है ना, कोई भिरा नहीं, आगे जाएगा तब पता। ब्लैक में ब्लू डाल के कैसे चलेगा? क्या देखो इसमें जो है क्या हुआ इसको? देखो ये जो सेल डिवीजन का काम करेगा,
ठीक है। तो ये तो हो गया मदर सेल। ये क्या होता है असूत्री में, ये सेल बड़ा होने लगता है, ये सेल बड़ा होता है। इसके बाद जो इस सेल का जो आकार होता है ना, कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे जो सेल में जो बीच में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, यहां से न्यूक्लियस भी क्या होता है, दो पार्ट में बट जाता है और यहाँ पर दो सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मदर सेल की प्रोसेस से कैसे ये पहले था, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ है, उसके बाद ये कुछ इस तरह से इस आकार में बना है और उसके बाद ये दो भागों में टूट गया। यहाँ से केंद्रक का विभाजन यहीं पे होता है, यानी पूछा जाए जो असूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन किस स्टेज में होता है, तो तीसरा स्टेज में होगा। चौथा स्टेज में सेल डिवीजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, यानी ब्लैक और ब्लू को मिलाने से कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो ये दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। मदर सेल पहले बड़ा होगा, उसके बाद कुछ इस आकार से होगा, यहाँ पर केंद्रक दो भागों में टूटेगा और मदर सेल दो भागों में बट जाती है, जिसे एक होता है एक डॉटर सेल, दो डॉटर सेल। इस इमेज को भी बनाइएगा समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में। ये कोशिका का सबसे सरल रूप से विभाजन होता है, समझा। ये कोशिका में सबसे सरल रूप का विभाजन होता है, इससे विभाजन में ज्यादा ताम झाम नहीं है। हो गया। लाइट एज कितना 5-7-10 मिनट कटा था क्या, 5 मिनट 2 मिनट हो गया। लिखिएगा, यह कोशिका विभाजन का सबसे सरल रूप होता है। कोशिका विभाजन का सबसे सरल रूप, कोशिका विभाजन का सबसे सरल रूप होता है इस प्रकार के कोशिका विभाजन, इस प्रकार के कोशिका विभाजन ज्यादातर जीवाणु और विषाणु में देखा जाता है। जीवाणु और विषाणु में देखा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस, अब इसको लाइन थोड़ी लिखाना है, जो मदर सेल पहले बड़ा होती है, उसके बाद कुछ चिपटा होती है, उसके बाद केंद्रक दो भाग, वहां से मदर सेल डॉटर सेल का निर्माण करता है। ऐसा कुछ उतना लिखने का जरूरत है नहीं। उसके बाद लिखिएगा समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं। देखो क्या हुआ, मिटोसिस। देखो, तो ये जो होता है ना, ये कोशिका विभाजन से शरीर का निर्माण होता है, न कि शरीर में लड़का लड़की वगैरह है उसका चेंजिंग, वो नहीं, केवल बॉडी का निर्माण करता है। किस विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। इसमें एक कोशिका टूट करके कितने कोशिका का निर्माण करता है, तो
2 कोशिका का निर्माण करता है। लिखिएगा इस बात को, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका टूटकर 2 नए कोशिका का निर्माण करती है। एक कोशिका टूटकर 2 नए कोशिका का निर्माण करती है। हो गया? लिखो, इस प्रकार के विभाजन से केवल कायिक कोशिका का निर्माण होता है। कायिक कोशिका मतलब, देखो, कायिक कोशिका किसको कहते हैं? वैसी कोशिका जिससे शरीर का निर्माण होता हो। ठीक है, वैसी कोशिका जिससे शरीर का निर्माण होता हो उसको क्या कहते हैं? तो कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के 99% क्या पाया जाता है? कायिक कोशिका पाया जाता है, और 1% क्या पाया जाता है? जनन कोशिका पाया जाता है। क्या होता है? ये जनन कोशिका होता है। लिखा दे रहे हैं, ये लिखना नहीं, लिखो तो हमारे शरीर में 99% कायिक कोशिका तथा 1% जनन कोशिका पाया जाता है। निन्यानवे % कायिक कोशिका, 1% जनन कोशिका। ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका किसको कहते हैं? तो पुरुष वर्ग में जो होता है स्पर्म, इसको कहेंगे पुरुष में, और मादा में होता है ओवम, शुक्राणु जिसको कहते हैं। स्पर्म पुरुष में और मादा में ओवम, शुक्राणु, अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, तो ये जो है ना कोशिका विभाजन का, जो समसूत्री विभाजन है, सबसे जटिल प्रक्रिया है। ये सबसे आसान है असूत्री विभाजन, सबसे जटिल समसूत्री, और उससे थोड़ा कम जटिल है अर्धसूत्री। यहां पर लिखिएगा, यह कोशिका विभाजन का सबसे जटिल प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन का सबसे जटिल प्रक्रिया कौन है? तो समसूत्री विभाजन है, जिसमें कायिक कोशिका में विभाजन देखा जाता है। हमारे शरीर के 99% भाग में कायिक कोशिका और 1% भाग में क्या है? जनन कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन है ना, ये 5 चरणों में संपन्न होता है। उतना यही चरण का पूरा देखना नहीं है, सीधे याद रखना है जो समसूत्री विभाजन जो होता है ना, वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है। लिखिएगा, समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन 5 चरणों में 5 चरणों में संपन्न होती है। पांच चरणों में क्या होता है? तो संपन्न होता है। देखो, अब इसका 5 चरण होता है। इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, और एक होता है मेटाफेज के बाद होता है एनाफेज होता है, और एक होता है टेलोफेज। तो इस पांचों का हम यहाँ पर नाम लिखा देते हैं। इस पांचों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। जब पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं तो सीधे ये 5 फेज ही लिखा कर नहीं निकल जाना है। इसके बारे में, पांचों फेज के बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा, पहला पे
5 फेज का पहला पे लिखिएगा इंटरफेज, इंटरफेज। दूसरा पे लिखिएगा प्रोफेज, प्रोफेज। उसके बाद लिखिएगा मेटाफेज। तीसरा पे मेटाफेज। चौथा पे लिखिएगा एनाफेज और पांचवा पे लिखिएगा टेलोफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो इस पांचों के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये याद रखना है जो समसूत्री विभाजन 5 चरणों में होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको ट्रिक कोई बन सकता है क्या? कल ही बताएंगे इसे ट्रिक इसका। आईपीएमटी एमएटी सॉल्यूशन है। देखिए, तो ये कितने चरणों में होता है? समसूत्री विभाजन होता है 5 चरणों में होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इस पांचों को ध्यान रखना है और इसी क्रम में ध्यान रखना है। पहले इंटरफेज होगा, पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा। तो ये हो गया कोशिका का समसूत्री विभाजन तक हम देख लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन और इसमें देखेंगे जो कैसे जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जो लड़का होगा या लड़की होगा, इस सब के बारे में कल हम लोग देखेंगे।